लोगों ने अभी तक जितना भी किया था दैट मोशन वाज लीनियर। ठीक है, वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू टू डायमेंशनल मोशन एज वेल, तो वो भी एक पार्ट हो गया। नाउ वी गोइंग टू स्विच टू थ्री डायमेंशनल सॉरी रोटेशनल मोशन एंड वी विल सी। अभी तो हम सिर्फ देखेंगे क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं एसोसिएटेड विद द रोटेशनल मोशन, एंड देन हम रोटेशनल वर्सेस लीनियर मोशन के आपस में रिलेशनशिप डेवलप्स करेंगे। ठीक है, इजी है। अगर एक इक्वेशन समझ में आ गई, बाकी सारी इक्वेशंस उनका रेसिप्रोकेट होगा। अब सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोटेशनल मोशन, तो हमारे पास सारे मोशंस क्या आएंगे, इन अ सर्कुलर पाथ आएंगे। अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो हमारे पास रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। रेडियस कांस्टेंट रहता है, स्पीड क्या रहती है उसमें, कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट चेंज हो रहा होता है। डू वी एग्री टू ऑल दीज पॉइंट्स? डू वी अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स? Yes, sir. अच्छा, डू वी नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड प्लेन ऑफ रोटेशन? फॉर एग्जाम्पल, this is a circle, this is a thread attached, मतलब यहाँ पे a person is standing who is swirling the uh, stone around him. Axis of rotation कौन सा होगा? सर बीच वाला, सेंटर में। This would be the axis of rotation and this would be the plane of rotation. Okay, अब यहाँ पे हमें एंगुलर Yes. डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस के बारे में बात करनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का वही मीनिंग है जो लीनियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब था, सिर्फ साथ में क्या टर्म ऐड कर देनी है हमने, एंगुलर की टर्म ऐड कर देनी। कंफ्यूज नहीं होना। यू गाइस नो कि जब हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तब भी हमने सिर्फ एक ही बात कहा था कि उनकी डेफिनेशंस वेरी करेंगी, बट इक्वेशन के अंदर जब हम उसको प्लेस करेंगे तो उसका मीनिंग सेम ही रहेगा, सिर्फ डेफिनेशन में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो displacement and distance is represented by theta, angular velocity is represented with omega, इसको रेडियन इसका एंगल होता है, सॉरी यूनिट होता है। ओमेगा is used for angular velocity। डेफिनेशन सारी वही है, सिर्फ साथ में क्या वर्ड ऐड करना है, वर्ड क्या आएगा उसके अंदर, लीनियर की बजाय हमने एंगुलर का वर्ड बीच में ऐड करना है। एंड फॉर एक्सेलरेशन वी यूज अल्फा, दिस इज फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वो कहता है टेक अ सर्कल एट रेस्ट, वो कहाँ पे होगा, एट t इक्वल्स टू 0 पे, वो यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम इट हैज मूव्ड टू दिस पॉइंट। ठीक है, t इक्वल्स टू t1। अब ये जो एंगल डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1, दिस थीटा एंगल रिप्रेजेंट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इफ यू रिकॉल, थीटा इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल होता था, एस ओवर आर के, tan इनवर्स। एस ओवर आर की इक्वल होता था। एस किसको शो कर रहा होता था एस किसको शो कर रहा होता था, इस सेगमेंट को। ठीक है, और आर किसको शो कर रहा था, सर रेडियस ऑफ द सर्कल को। ये है इसका कौन सा फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, मैथ्स में नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने? नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। एनी 10th हाउ, में पढ़ा था। थीटा एंगल किसकी इक्वल होता है, ये थीटा एंगल है ना, दिस इज इक्वल टू द रेडियस एंड सेगमेंट। ये सेगमेंट कहलाता है ना, आपको पता है ना, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। यस सर। ठीक है, इस एस को पर्टिकुलरली हम ये कहते हैं कि थीटा इज so small that this distance is approximately linear. This is S। ठीक है, ये होता तो S ये वाला है हमारे पास, लेकिन हम थीटा एंगल को इतना स्लोली मूव करें
so that t approaches approximately to 0. तो ये जो ये वाला सेक्शन होगा this would be known as s. ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये रेडियस हो गया एंड ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया. सो यहां से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं लीनियर displacement is equals to angular displacement into radius. और as I told you कि अगर एक ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गई तो बाकी सारों में लीनियर वर्सेस एंगुलर का रिलेशनशिप सेम ही रहेगा. आर वी क्लियर? सो Yes, sir. लीनियर वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं? v से. एंगुलर वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं? ओमेगा से. तो लीनियर वेलोसिटी वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप ये होगा. सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन वर्सेस एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप ये होगा. So we have these three equations that we need to keep in our mind. Obviously change का टर्म साथ में हम लोग ऐड करेंगे, बाकी सब यही रहेगा. So अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालें तो वो किसकी इक्वल होगा? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के. और अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम. तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? रेडियंस पर सेकेंड. और इसका क्या बन जाएगा? रेड per second square. Are we clear about all these formulas? Yes, sir. Now let's see what the book has said about everything. ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता ना कंप्लीट सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसकी इक्वल होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर. यही होता है फॉर्मूला. Yes, sir. ठीक है. अगर हम कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की बात करें तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 360 ओवर 2 पाई is equals to r. ओके. और आपको ये भी पता है कि 360 is equals to 2 पाई रेडियन के भी इक्वल होता है. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा. आप लोगों ने वो Yes, sir. कन्वेंस किए होंगे ना एंगल्स की, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2. और जी सर. जो 90 होता था वो किसके इक्वल होता था? पाई बाय 2 के. 180 किसके इक्वल होता था? पाई के. और 270 किसके इक्वल होता था? 0 is equals to 0. Pi. 90 is equals to pi by 2. 90 degrees is equals to pi by 2 radian. 180 degrees is equals to pi के इक्वल होता था. टू 270 किसके इक्वल होता था? 3 pi over 2. और 360 किसके इक्वल होता था? 2 पाई रेडियन. वही उसने यहाँ पे यूज किया है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360. तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 360 ओवर 2 पाई. ठीक है. which is equals to 1 radian is equals to 57.3 degrees. Okay. यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा? रेडियन. और इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं डिग्रीज को भी और रेवोल्यूशंस को. So 2 pi radian is equal to this factor. Angular displacement, उसने डिस्प्लेसमेंट क्योंकि चेंज है तो थीटा एफ माइनस थीटा आई की इक्वल होता है, क्योंकि आपके पास ये क्या होगा? थीटा आई और ये क्या होगा? थीटा एफ. Yes. ये उससे शो करते हैं. ऑब्वियसली कोई चेंज ऑफ डिस्प्लेस. अब थीटा अगर हम लोग यहाँ से बिल्कुल रेस्ट से शुरू करें तो थीटा आई को क्या कंसिडर करेंगे? 0. और फाइनल वाले को क्या कंसिडर? ऑलवेज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना. ठीक है. Right. दिस इज 0. दिस इज सिंपली थीटा. ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल. और इन दोनों के दरम्यान का डिफरेंस जो होता है वो डेल्टा थीटा को इंडिकेट करता है, व्हिच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Right, sir. ओके. Yes. डू वी हैव एनी कंफ्यूजन अप टिल हियर?
ये एक्सेस ऑफ रोटेशन इन प्लेन ऑफ रोटेशन उन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, So, so you could see that from angular velocity, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जैसे वहां पे पढ़ते थे, एंगुलर एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज एवरेज एंगुलर थीटा ओवर टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहाँ पे भी वही है, सिर्फ एंगुलर का वर्ड साथ में आ जाएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये डिग्रीज पर सेकेंड, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड और रेडियंस पर सेकेंड क्या वही। ये इंपॉर्टेंट है कि it is taken as positive angular velocity of a body increases in case angular velocity and angular acceleration have the same direction. It is taken as negative and angular velocity of a body decreases. In such case, they are taken as anti-parallel. क्योंकि डायरेक्शनल है तो जीरो सेम डायरेक्शन में होगी तो जीरो वैल्यू होगी, दैट विल कंसिडर एज पॉजिटिव, और 180 डिग्रीज पे हमारे पास क्या आंसर आता है, नेगेटिव आंसर आता है। तो वो एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वही डेफिनेशन है। यहाँ पे उसने वही एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल्स टू आर एल। सर ये इंस्टेंटेनियस पे लिम क्या है? इंस्टेंटेनियस पे कहाँ इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। लिमिटिंग, वो मैंने आपको बोला था ना कि आप टी को इतना स्मॉलर कर दोगे दैट इट अप्रोचेस अप्रोक्सीमेटली जीरो, बिल्कुल जो स्टार्ट में मैंने बात की थी, जी। उसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कहते हैं। लीनियर में भी यही मीनिंग था, यू take this to a point such that t approximately approaches to zero. At that instant of time, the velocity and acceleration would be known as instantaneous acceleration. Limiting, limit t approaches to zero. ये जो derivatives में आपने पढ़ा था ना, आप लोगों ने इंटीग्रेशन की या इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स मैथ्स में? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने डेरिवेशंस किए हुए, बट सारा वो है वही कि you could see right in front of it। आपको पता है कि जब भी किसी रिस्पेक्ट टू टाइम आप उसको डिवाइड करते हो तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। सो यू ऑल्सो कुड से के डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव हमें क्या देगा, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का सर रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हमें ओमेगा वेलोसिटी जो है ना, जी एंगुलर एंड अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अगर आप आगे जाके ना फिजिक्स के अंदर जब आप लोग फर्दर ऑन स्टडी करोगे, यू विल गेट टू स्टडी के डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन जो है हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन हमें टाइम देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है, सॉरी, रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन में आता है हमारे पास। ठीक है, सही है सर। और ये कॉन्सेप्ट उसने मुझे डिस्कस किया हुआ है कि लीनियर वेलोसिटी वर्सेस जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, दे ऑलवेज आर टेंजेंट टू ईच अदर। ठीक है, 90 डिग्रीज के ऊपर होता है। क्लियर? डू यू हैव एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? सो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या बात किया था कि दिस होल चैप्टर इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। ऑल वी नीड टू गो इज एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ा था। सर्कुलर मोशन में हम थीटा, ओमेगा एंड अल्फा पढ़ेंगे, एंड देन हम इनके आपस में रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे। In order to understand that, always keep this in mind whenever we take the derivative, या with respect to time हम लोग derivative लेते हैं displacement का, we get velocity, and velocity का जब derivative लेते हैं we get acceleration. Similarly, whenever we
do this for the angular, it would give us the same results. फिर हमने ये डिस्कस किया था कि थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर होता है, where एस इज द आर्क लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल जिसमें वो मूव कर रहा है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। एल ओवर आर भी हम इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ से थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, या एस किसकी इक्वल आ जाएगा, आर इंटू थीटा के। सिमिलरली अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, तो एस ओवर टी किसकी इक्वल होता है, वी के, और थीटा ओवर टी किसकी इक्वल होता है, ओमेगा के। ओके, Yes, sir. सिमिलरली जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। That's how we go from linear motion to circular motions. So S is equals to r theta, V is equals to r omega, and A is equals to r alpha. Similarly, whenever we build a relationship between a circular and a linear motion, the relationship would exist exactly in the same way. That linear motion is equals to radius times the circular quantity. We wouldn't say the जो भी linear quantity होगी versus circular quantity is radius times the circular quantity. अब हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ था कि force that is required to keep an object moving in a circle is a centripetal force. And a circular motion is centripetal force. ठीक है, centripetal force itself force नहीं है, but is being provided by some other quantities, और वो vary कर सकती हैं from situation to situation. But to keep that object in a moving circle, we need this force, which is being provided by certain factors. For example, अगर हम लोग satellite की बात करते हैं, satellite which is revolving around the earth, तो अर्थ की क्या है, ग्रेविटेशनल पुल इज गिविंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टू कीप द सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कल। एनी हाउ, आज हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का जो था सेंट्रिपिटल फोर्स की डेरिवेशन करनी थी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन फॉर वो हम इस डायग्राम को रेफर करेंगे और जिसको हम इस ट्रायंगल में शिफ्ट करेंगे। एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग डायग्राम, एन ऑब्जेक्ट विच वाज इनिशियली एट दिस पॉइंट, ठीक है, उसकी ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। आपको पता है ना, एट एवरी पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या करती है, चेंज करती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने इस ट्रायंगल को कंसिडर करना है वर्सेस इस ट्रायंगल को कंसिडर करना है। जब मैं इस ट्रायंगल को रीड्रॉ करता हूं, ये देखें, ये वी आई एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में, और ये देखें वी एफ एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में। मैंने इनको ड्रॉ किया और ये मेरे पास डेल्टा वी आ गया। ओके, आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली जाएं तो ये और ये हमारे पास क्या जा रहे हैं, ये और ये प्लस होगा और ये वाली चीज क्या होगी, माइनस। हेड टू टेल में ये रिजल्टेंट मेरे पास बन रहा है वी एफ, तो वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई प्लस डेल्टा वी के। तो डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, वी एफ माइनस वी आई के। Are we clear about the triangle? We are going to Yes. consider this triangle versus the tangential velocities. अब हमने exactly उन्हीं directions में उन vectors को draw करके एक separate triangle draw कर लिया। I guess आप लोगों ने maths में isosceles triangle के बारे में पढ़ा होगा, two Yes, sir. sides and one angle जिसके equal होते हैं। ठीक है, Yes. so we are going to consider that this angle between the two radii and this angle between the two velocities is exactly the same, और हम sides को आपस में compare करेंगे। Okay? Yes. अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने रेशियो ले लेना ऑफ टू साइड्स का, तो डेल्टा वी किसकी इक्वल आएगा हमारे पास,
VF माइनस VF। हम इसको रीनेम कर लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास क्या है? ओ लेट मी रीनेम इट। ओ ए बी तो उन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग कर लेते हैं पी क्यू एंड आर। हमने ट्रायंगल ए ओ बी वर्सेस ट्रायंगल पी क्यू आर को आपस में कंपेयर करना। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो क्यू आर किसके इक्वल बन रहा है? यहाँ से ए बी के इक्वल बन रहा है, क्योंकि एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड। ठीक है, जी। सो डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा आर। सिमिलरली कोई भी एक साइड ले लो, क्योंकि हमें पता है कि दोनों रेडियस आपस में इक्वल है। सिमिलरली दोनों वेलोसिटीज आपस में इक्वल है, उनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है ना। हमने सब कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखने हैं कि जब हम लोग इन टेंजेंशियल वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, क्या वी एफ और वी आई की वैल्यू में कोई चेंज होगा? नो सर। No. उनकी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा। सो हम किसी भी एक साइड को ले लेते हैं। लेट से मैंने वी आई ले लिया, ठीक है, वी लिख देता हूं मैं, वी आई और वी एफ नहीं लिखता मैं, वी आई इज इक्वल टू वी एफ कर देता हूँ, इज इक्वल टू वी। सिमिलरली रेडियस कोई भी ले लो, वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? सेम। ओके, Yes. अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों को डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब डेल्टा वी यहां से किसकी इक्वल आ रहा है? सॉरी, यहाँ डेल्टा आर को लिख दो या एस लिख दो, या आर्क लेंथ की इक्वल होता है। डेल्टा आर इज इक्वल टू आर्क लेंथ होता है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, वट एवर से सूट्स यू। डेल्टा वी इसके इक्वल हो जाएगा एस ओवर आर के। अभी तक मैं सिर्फ इक्वेशन रीअरेंज कर रहा हूँ। ओके, सर डेल्टा V वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया। हमने दो साइड्स को बस कंपेयर किया इन दो ट्रायंगल्स की। एनी टू साइड्स कंपेयर टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, सो डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर, या हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, आर्कलेन भी लिख सकते हैं, वट एवर चॉइसेस। ओके, ठीक है सर। ओके सर। इफ इट्स क्लियर तो हम आगे चलें। सर डेल्टा V ओवर V को रखने में नहीं समझ में आया। यार हमने दो साइड्स की रेशियो ले लिया है बस, दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड एंड दिस साइड। ये दोनों क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो साइड एंड एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होती हैं। इसमें मतलब विच पार्ट यू नॉट, मैंने सबसे पहला सवाल ये पूछा था, डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, एंड यू गाइस सेड यस, तभी मैं आगे चला था। डू यू नो व्हाट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर? देखिए सर, दो साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ, तो मैं इन दो, ये ट्रायंगल वर्सेस दिस ट्रायंगल को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। सही। सो अगर ये साइड इसकी हम्म, इस साइड की इक्वल होगी, ये दोनों साइड्स क्योंकि कॉमन है, तो मैं इनमें से जी। कोई भी एक साइड ले लेता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता ओके सर, समझ गया। है? श्योर। यस। अब उसने क्या कहा है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास यहाँ तक। ओके, जी। अब उसने डेल्टा वी किसके इक्वल आ रहा है? वी इंटू डेल्टा आर ओवर आर के, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन किया। क्लियर? यस सर। यस सर। अब उसने कहा दोनों साइड्स को टी से डिवाइड कर दें। ये मेरे पास क्या थी? आर्क लेंथ, विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये देखो ना, ये जो आर्क लेंथ ए बी है, बेसिकली इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट ना। तो ये किसको शो कर रहा यस। होगा? डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा होगा ना। जी। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? जी सर। ठीक है, तो अब इक्वेशन मेरे पास इस टाइम पे क्या है? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा आर ओवर आर। ओके, उसने कहा इक्वेशन की दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड कर दो। मैंने क्या किया,
मैं आर को इसके नीचे ले गया और सिर्फ मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको मैं रीअरेंज करके वी ओवर आर इंटू डेल्टा आर कर देता हूँ। ठीक है, अब दोनों साइड्स को टी से डिवाइड कर दिया मैंने। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के। रेट ऑफ चेंज ऑफ Yes, sir. वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? खामोशी क्यों है इतनी? जी सर। हसन, Yes, sir. वी ओवर आर एज इट इज आ गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल होता है? वेलोसिटी की इक्वल होता है, क्योंकि हमने डेल्टा आर को क्या बोला? Yes, sir. इट इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। Displacement. और हमने बोला भी क्यों इसको डिस्प्लेसमेंट? कॉज जी सर वो ऐसी कॉज पॉइंट ए से जब वो पॉइंट बी तक जाएगा तो अक्रॉस द सर्कल उसने जो ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है ना। जी सर। So AB is basically the displacement that is swept out on a circular motion when moved from point A to point B. So ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसको शो कर रहा होता है? वेलोसिटी के। डेल्टा किसको शो कर रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो वेलोसिटी बन गया। तो अब फाइनली क्वेश्चन क्या आ गया? A इज इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर आर। अब मैं इसको F इज इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन में पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा? एम वी स्केयर MV square. ओवर आर। क्लियर? Yes, sir. Clear है. आगे उसने वो लिमिटिंग वैल्यू को बोला हुआ कि हम लोग डेल्टा आर की वैल्यू को इतना स्मॉलर कर लें कि वो ये हमारे पास ये कर्व शेप है ना, इट अपीयर्स लाइक इट्स अ लीनियर मोशन। ऑब्वियसली अगर आप एक बहुत बड़ा सर्कल का एक छोटा सा सेक्शन लेते हो तो इट वुड अपीयर एज अ लीनियर ना सेक्शन। एक बहुत बड़ा स्फेयर है, उसका आप एक पार्ट ले लेते हो तो क्या ये हमारे लिए लीनियर नहीं कंसिडर किया जाएगा? Yes, sir. हो सकता है. ठीक है। सो वो कहता है कि आप सर टाइम को इतना स्मॉलर कर दो कि ये जो आपका आर्क ए बी बन रहा था ना, इट अपीयर्स लाइक कि ये इस आर्क और ये जो लेंथ है ये आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो लिमिट का जब भी सीन लगाओगे इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया? इस लीनियर मोशन में। डू यू गेट द कॉन्सेप्ट? कि जब भी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टी का मतलब है कि टी अप्रोचेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो, तो जब भी हम ए बी की जगह पे एस या आर लिख रहे हैं हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन लिख रहे हैं कि सच दैट कि वो कर्व अपीयर लाइक अ लीनियर मोशन, लीनियर डिस्टेंस सॉरी। Did you guys pick this up? Yes, sir. Yes, sir. सर आ गई है। पहली क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि A is equals to V square over R and F is equals to mv square over R। बट ये तो सारे लीनियर फैक्टर्स हैं हमारे पास, हमने इनको किस में कन्वर्ट करना है? सर्कुलर फैक्टर में। उसके लिए हमारे पास v किसके इक्वल होता है? आर ओमेगा के। अगर मैं v की जगह पे ये पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? m आर स्क्र ओमेगा स्क्र ओवर आर। आर से कैंसिल आउट हो गया। f किसके इक्वल आ गया? m आर ओमेगा स्क्र के। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन आ गया। सिमिलरली इफ यू पुट इट लाइक हियर तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्र ओमेगा स्क्र ओवर आर। आर से कैंसिल आउट हो गया तो a किसके इक्वल आ गया? आर ओमेगा स्क्र। ओके। Yes. Yes, sir. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर बहुत से सारी वैल्यूज पुट किए हुए हैं और उसकी जिस तरह ये देखो मैं आपको बताया था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सम फैक्टर। अब उसने यहाँ पे फोर्स को, नॉर्मल फोर्स को स्प्लिट किया हुआ उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट में। तो एफ इसका
जो कॉस कंपोनेंट है वो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा आपके पास? एफ एन साइन ऑफ थीटा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो किसके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? वेट के। और साइन का कंपोनेंट किस, this sign component is providing the necessary centripetal force into the equation. जब इन्होंने आपस में इसको डिवाइड किया, एफ एन से कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉस किसकी इक्वल आ गया? टेंजेंट थीटा के। एम से कैंसिल आउट हो गया, और वी स्क्वायर ओवर आर जी जो है, थीटा इज इक्वल टू थीटा इनवर्स भी आप लिख सकते हो। वो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब बस यही होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द एक्शन फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स। ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स दी सर्कल होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको कहाँ पुल करी होगी? आउटसाइड द सर्कल। When centripetal force and centrifugal force are equal and opposite to each other, the object keeps on moving in a circle. But if at any point centripetal force becomes zero, the object would go tangential to the circle. Okay? Yes, sir. If an object is moving in a circle, इस पॉइंट पे आके अचानक से उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो गई है, सो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? Tangent to the circle. If it's here, it would go like this. If it's here, it would go like this. If it's here, it would go like this in the circle. And centripetal force is always towards the center, and centrifugal force is always opposite to each other. Whosoever, when they are equal and opposite to each other, they will cancel out each other. सर सेंट्रीपिटल जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। Action, it's the action force, and centrifugal force is a reaction force. ओके सर, गॉट इट। Last topic for today is the moment of inertia. Moment of inertia exactly plays the same role as mass plays in inertia. ठीक है। लीनियर मोशन में जो मास रोल प्ले कर रहा होता है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा होता है? सर्कुलर मोशन में जो है वही रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगर आप इक्वेशन पे फोकस करें, एफ किसके इक्वल होता है? एम ए के। ए किसके इक्वल होता है? आर इंटू अल्फा के। तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा? एम इंटू आर इंटू अल्फा के। अब एफ किसको शो कर रहा होता है? लीनियर फोर्स को शो कर रहा होता है ना। यस सर। जी सर। और रोटेशनल फोर्स को कौन सी क्वांटिटी शो कर रही होती थी? रोटेशनल फोर्स को हम लोग क्या नाम देते थे? हमने नाइन्थ में पढ़ा है। सर रोटेशनल टॉर्क होगी फोर्स, सर। टॉर्क, शाबाश। टॉर्क को क्या नाम देते थे? रोटेशनल फोर्स का। अगर मैं इसी क्वेश्चन के दोनों साइड्स पे आर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आर क्रॉस एफ टॉर्क बन सकता है? यस। यस सर। इसको लिख Yes, दिया sir. टॉर्क, और ये क्या बन गया? एम आर स्क्वायर अल्फा। तो ये जो एम आर स्क्वायर है ना, दैट शोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा? आई इंटू एक। अब मैं आपको रिलेशनशिप बिल्ड करवाता हूं। एम आर स्क्वायर को मैंने क्या पुट कर दिया? एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड यहां पे आगे अल्फा। अब इसको कंपेयर करो एफ फिजिकल्स टू एम ए के साथ। यू कुड सी द रिलेशनशिप। ये लीनियर फोर्स आ गया, तो ये क्या आ गया? रोटेशनल फोर्स। अगर ये लीनियर मोशन में मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसको इंडिकेट कर रहा होगा? मास को। वही जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। ठीक है। जी सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज mass plays in linear motion. ओके। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ यस पे सर्कुलर एक्सेलरेशन।
आर वी क्लियर? Yes. अब बस यहाँ पे डिफरेंस इतना Yes, होगा sir. कि इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मास एंड रेडियस, क्योंकि एम आर स्क्वायर की इक्वल है ना। Mm. The moment of inertia would be depending on m and r both. Are we clear up till here? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ये तो सिंपल सिंपल बॉडी के अंदर था, तो अगर इसने यहाँ पे आगे फर्दर ऑन डिस्कस किया होगा कि हमारे पास अगर एक रिजिड बॉडी है, ईच हैव अ डिफरेंस ऑफ वो, हमें पता है मास सेम होगा एट एवरी पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कुड बी डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, ये किसको साइन को शो कर रहा होता है? समेशन के साइन को शो कर रहा होता है। आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, इस तरह हम सब लोग बेसिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द masses एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कुछ हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को कुछ कुछ आने चाहिए। जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट है, डिस्क का, रूप का, स्फेयर का, आई की वैल्यूज। आगे जाके हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशंस, वहां पे इनकी वैल्यूज पुट इन होंगी। am I clear up till here? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. अच्छा, इफ यू गैस रिमेम्बर, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात किया था कि whenever we are going to discuss about the linear versus circular, तो उसका हमेशा रिलेशनशिप आपस में क्या होगा कि लीनियर और जो सर्कुलर मोशन है वो आपस में इक्वल होता है, कि लीनियर इज इक्वल्स टू द रेडियस टाइम द सर्कुलर मोशन। जैसे हम लोगों ने v इज इक्वल्स टू आर मेगा किया था, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा किया था, s इज इक्वल्स टू आर थीटा, और हम लोगों ने ये तमाम इक्वेशंस किए थे, ठीक है। सिमिलरली मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था। मोमेंटम बेसिकली कैसे डिफाइन किया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इफ देयर इज अ मोशन इन द बॉडी, द प्रॉपर्टी विच वुड अराइज इन दैट ऑब्जेक्ट वुड बी नोन एज मोमेंटम। तो जो मोमेंटम लीनियर मोशन में रोल प्ले करता था, वही रोल एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में करेगा, ठीक है। as long as there is circular motion in a body, there would be angular momentum, but जैसे ही सर्कुलर मोशन कम जीरो होगा, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम को आर से डिनोट करते, एल से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को क्या डिनोट करते हैं? पी से। अब पी फर्दर ऑन किसके इक्वल होता है? एम वी के। तो पी की जगह पे हम एम वी भी लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल इज इक्वल टू आर इंटू एम वी आर बन जाएगा। यहां तक क्लियर है हम लोग? हम लोगों ने यहाँ पे साइन ऑफ थीटा क्यों लिखा हसन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ थीटा हियर? हरिया, इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा मैंने आपसे। पता नहीं। अब सडनली इसका माइक खराब हो जाएगा, कनेक्शन खराब होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ। नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। तलहा, हेलो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ थीटा इन एन इक्वेशन? हम लोगों ने पढ़ा था। सर क्योंकि इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो नहीं भाई साहब, ऐसा साइन कुछ थीटा नहीं है। ऐसा भाई कुछ नहीं है अहमद, मतलब ऐसा है, बट मैं जिस सेंस में पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं है। आप लोग को याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, वेन एवर देयर इज अ क्रॉस इन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, इट मींस वो वेक्टर होने वाला है। और वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा हम लोग साथ में क्या अटैच करते हैं? साइन ऑफ थीटा, ठीक है। दैट शोज एंगुलर मोमेंटम एज अ वेक्टर क्वांटिटी। साइन ऑफ थीटा और एन हमें किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब आ जाते हैं उसकी इक्वेशन में, डेरिवेशन पे। एल इज इक्वल टू आर पी होता है, पी की जगह पे एम वी पुट कर दिया, तो एम वी, तो ये क्या बन जाएगा? एम वी आर, और वी की जगह पे क्या पुट कर दिया? आर ओमेगा, तो बन जाएगा एम आर स्क्र ओमेगा। एम आर स्क्र हम लोगों ने पीछे पढ़ा था क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? आई। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? आई इंटू ओमेगा के। अगर आप लोग इसको रिलेट करो इस इक्वेशन से,
बट तुझे समझ में आ गया ना कि मैंने स्पीडली बता दिया? सर एल क्या है? और एल एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। और बाकी सब पी समझ में सर आ पी गया? भी मोमेंटम। पी लीनियर मोमेंटम को शो कर रहा है। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? एम वी होती है। हमने पी की एम जगह पे होती है। एम वी पुट कर दिया तो एम वी आर बन गया। और वी हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है? आर ओमेगा के। ठीक है, तो हमने वो सही है। जब सब कुछ पुट किया तो वो बन गया एम आर स्क्र ओमेगा। और हम एम आर स्क्र पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो ये बराबर हो गया। अब देखो ए, मजे की एक आई, रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। पी इज इक्वल टू एम वी होता था। और एल किसके इक्वल है? आई ओमेगा के। अगर आपको याद हो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। यानी ये दोनों आपस में रिलेट हो गए। और लीनियर वेलोसिटी v होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। तो ये दोनों आपस में इक्वेशंस भी वैलिडेट हो गए। ठीक हो गया? एम आई क्लियर? यस। यस। बाकी मेरी आपको आवाज आ रही याद है? होगा, आगे आपको याद होगा हमने आई को पढ़ा था समेशन ऑफ एम आई आर आई स्केयर की इक्वल होता है वेर आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन। याद है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऊपर पढ़ा था रिजिड बॉडी के केस में। यस। यस सर, पढ़ा वही था आपने। अगेन आगे वो आगे डिस्कस कर रहा है कि एल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पॉइंट्स हम ऐड कर देंगे वेयर एज एम वन आर वन वो समेशन का साइन लगाएंगे हम लोग। एम आर जो है वो कॉमन आ जाएगा। हमारे पास ये वाला फैक्टर आई को शो कर रहा होता है साथ में ओमेगा, वही जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था। रिजिड बॉडीज क्या होती है? इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर चेंज नहीं होता। ठीक है। और चूंकि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर चेंज नहीं होता तो दे अगर ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो क्या इस मास की वेलोसिटी और इस मास की वेलोसिटी और इस मास की वेलोसिटी वेरी करेगी? ये सब इकट्ठे ही रोटेट कर रहे हैं ना, तो इनकी वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, तो इनका ओमेगा सबका कॉमन होगा। द ओनली डिफरेंस वुड बी आर एंड एम। तो एम आई, ये देखो एम और आर को हम समेशन का साइन लगा के सबको एक तरफ कर देंगे वेयर इट वुड बी इक्वल्स टू आई टू अप टिल एन। ठीक हो गया? सही। ठीक। अब उसने आगे लीनियर मोमेंटम और सॉरी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप डिस्कस किया हुआ, दोनों को उसने टी से डिवाइड कर दिया। पी ओवर टी किसको शो करता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको शो करता था? एफ को शो करता था हमारे पास। करता था कि नहीं करता था? एवरेज फोर्स के लिए हमने न्यूटन सेकंड लॉ की बेसिस पे एवरेज फोर्स के लिए पढ़ा था ना हम लोगों ने। फिर नहीं आता। नहीं पता? अरे अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। एफ इजिकल्स टू एम ए की जगह पे वी माइनस यू ओवर टी पुट कर दो तो वो एम वी माइनस एम यू ओवर टी बन जाएगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ये यस सर। मोमेंटम हो जाता है, ये टाइम हो जाता है, तो डेल्टा पी ओवर टी इजिकल्स टू एफ। वही वाली क्वेश्चन। सही। नहीं याद आई? आ गई याद? सर अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ाया था तो मैं नहीं था उसको। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है तो न्यूटन सेकंड लॉ से निकला था। असल आपको याद आ गया, हम लोगों ने रिवीजन में भी किया था बेटा। अच्छा मेरी एनी आवाज हाउ अगर आ रही है? अगर नहीं नहीं भी अब याद आ गया कैसे एफ जो है वो जी डेल्टा सर। पी ओवर टी के बराबर आएगा। अब तो समझ में आ गया ना? जी सर। तो डेल्टा पी ओवर टी की जगह पे जी। क्या पुट कर दिया? एफ पुट कर दिया। अब हमें पता है हम्म। कि अब यहाँ से ये आ गया। ठीक हो गया हमारे पास। और आर क्रॉस एफ किसको शो कर रहा होता था? टॉर्क को। टॉर्क याद है ना? एफ क्रॉस डी के इक्वल होता था। डी मोमेंट सर आर्म को हमने शो कर रहा। जी। हमने सर दोनों तरफ डेल्टा ओवर डेल्टा टी क्यों मल्टीप्लाई किया? हमने डेल्टा टी से डिवाइड किया ना दोनों इक्वेशन को। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट का आप डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी बन जाता है, वेलोसिटी की डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है। हम्म। ठीक है। और वैसे भी अगर हम एक ही क्वांटिटी से दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हैं इवेंचुअली वो कैंसिल आउट करके हमारी इक्वेशन दोबारा से आ जाती है, हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। हमने टी से इसमें से डिवाइड किया तो हम हर चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही ऑब्जर्व करते हैं ना कि किसी चीज में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आ रहा है।
आगे चले। सर टॉर्क भी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। अभी यहाँ तक तो समझ लो, अगली बात बाद में कर लो। हम्म, ठीक है। अब हम्म, डेल्टा पी ओवर टी की जगह पे एफ पुट कर दिया। एफ क्रॉस आर किसको शो करता था? टॉर्क को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट। ठीक हो गया। अगर आप ये भी देखो, टॉर्क किसको शो कर रहा होता था? एंगुलर फोर्स को। और एफ किसको शो कर रहा था? लीनियर फोर्स को। देखो वही रिलेशनशिप बन रही है, हर कोई आर टाइम वो हो रहा है। अब देखो चारों पांचों इक्वेशन में सेम ही है। पहली इक्वेशन क्या थी? एस इज इक्वल टू आर थीटा। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। फिर क्या थे? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब हमने एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी पढ़ा। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ पढ़ा। देखो सब आर मल्टीप्लाइबल सर्कुलर, सब में कॉमन इक्वेशन जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ाया था कि अगर एक समझ लोगे बाकी सब वैसी ही है। यस सर। और हमने डेरिवेशन भी इन सब की ऐसे ही की थी ना, कि इन सबको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिवाइड किया था। जैसे एस को डिवाइडेड बाय टाइम किया था। जब हमने एस को डिवाइडेड बाय टाइम किया था तो ये क्या बन गया था? यस एंगुलर सर। वेलोसिटी। और ये क्या बन गया था? लीनियर वेलोसिटी। जब मैंने इसको डिवाइडेड बाय टी किया था तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन बन गया था और ये लीनियर एक्सेलरेशन बन गया था। सिमिलरली जब हमने इनको डिवाइड किया तो देखो कैसे बनती जा रही है। एक ही क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस आगे लिंगर ऑन हो रहा है। यस सर, सही है। Talha, are we clear up till here, or do you want me to go to any previous part? अभी बता देना, आखिर में जाके मत बताना। हम्म, चिल सीन है। सही है सर। जी, कोई नहीं। तलहा, अहमद, हसान, क्लियर सीन है बेटा? यस सर। ओके। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली द सेम एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अगर हम एक चीज को इंक्रीज करेंगे दूसरी चीज क्या करेगी? डिक्रीज करेगी इन ऑर्डर टू कंजर्व एवरीथिंग। तो यहाँ पे लर्निंग डिस्कस करें। फाइनल एंगुलर मोमेंटम सॉरी शुड सर। बी इक्वल टू। सर मैंने वो लीनियर वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं की, तो आप ये वाला सही समझा सकते हैं? वही वाला ना कि लीनियर मोमेंट, मतलब आपके लीनियर मोमेंटम रिपीट कर दूं? तो जी सर, मुझे वो समझ में आई थी उस पूरे चैप्टर चैप्टर 3 में से ना। हम लोगों ने किया इसको साथ में। नहीं, उस दिन हम आए थे तो उस दिन आप रिव्यू कर रहे थे चैप्टर का, तो सर चेक टेस्ट किया और था, आपने तबीयत रिकॉर्डिंग खराब देखना थी। तो बॉदर किया ही नहीं होगा रिकॉर्डिंग को देखने के लिए। जी। बहुत अच्छा। लीनियर एंगुलर मोमेंटम हमें क्या कहता है कि, सॉरी, लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता था कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है। अगर हमारे पास दो बॉल्स M1 एंड M2 है, and one is moving with velocity v1 and the other is moving with velocity v2, where velocity 1 is slightly bigger than v2, इसका मोमेंटम क्या बनेगा? M1 v1। और इसका मोमेंटम क्या बनेगा? M2 v2। M2V2। ठीक है। तो सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब v1 डैश और v2 डैश किसको शो कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ दिस आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ दिस आफ्टर कोलिजन। ठीक यस। है। जी। सिमिलरली लीन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी हमें ये बताएगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर वुड रिमेन इक्वल। अब उसकी एग्जांपल ऐसे दिया जाता है कि अगर आप एक डाइवर की बात करें, व्हेन डाइवर पुशेस ऑफ द बोर्ड, तो वो क्या करता है? अपनी बॉडी को टक अप करके क्लोज अप कर लेता है, अपने आप को टक अप कर लेता है जब डाइवर जंप करता है ऑफ द बोर्ड इनटू द पूल। ऐसा होता है प्रोफेशनल डाइवर्स जब करते हैं, जब वो समर सॉल्ट्स लेते हैं। जी सर।
जब डाइवर यहाँ से जंप करेगा वो अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, क्लोज्ड अप पोजीशन में बना लेता है, तो वो ज्यादा समरसॉल्ट्स लेता है, और जैसे ही वो इंटर होने लगता है वो अपनी बॉडी को दोबारा ओपन कर लेता है। ऐसा ही होता है। फिर समरसॉल्ट्स क्या होते हैं? अ, बैकफ्लिप्स। घूमना मतलब घूमता है। ओह अच्छा। कभी कभी वो देखा नहीं है यार उसको, डाइवर्स को नहीं देखा आप लोगों ने, स्विमर्स जो होते हैं ओलंपिक्स वगैरह, वो जब बोर्ड से जंप करते हैं तो वो लेते हैं ना, समरसॉल्ट्स लेते हैं ना काफी सारे, और वो सिर्फ तभी लेते हैं जब अपनी बॉडी को क्लोज टक पोजीशन में लेके आते हैं। तो क्या होता है, वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही वो बॉडी को अपने वापस ओपन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता है, वेलोसिटी क्या कर जाता है, डिक्रीज। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम इज। the momentum of a body before and after final and initial would always remain constant, again provided कोई external forces को correct ना करी। यही यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, when a rotating body contracts its angular velocity increases and when a rotating body expands its angular velocity decreases, so that अगर I increase किया और ये decrease किया तो इनका प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल अभी 10 और ये हो गया 50। ठीक है, जब ये 50 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 प्रोडक्ट ऑफ, हमेशा आंसर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट पिकअप हुआ बेटो। हम्म। ये हाँ सॉरी, आगे एग्जांपल भी आ गई, इसको कहते हैं क्लोज टक पोजीशन में। जब वो इस पोजीशन में होगा उसका आई की वैल्यू क्या होगी, 0, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब वो एक्सटेंडेड फॉर्म में आएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस, और वी की सॉरी ज्यादा, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस। और इस तरीके से टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे लिखा भी बस। और बाय डिक्रीज से अच्छा मुराद और ये है कि जब क्लोज तक पोजीशन में आएगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, तो एम आर स्क्वायर फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, ओमेगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे उसने एक और एग्जांपल दी हुई है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, ओमेगा ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, ओमेगा कम। सर उसका एरिया बढ़ रहा है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रही है। जी जी, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, सेंटर से आर इंक्रीज हो जाएगा। आगे उसने तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में उसने डिस्कस किया हुआ है। उसने कहा टॉर्क की इक्वेशन आर क्रॉस एफ इंटू साइन ऑफ थीटा होता है, बिकॉज वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एफ की जगह पे उसने कहा एम ए पुट कर दें, और ए की जगह पे आर अल्फा पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ये देखो एम आर स्क्वायर अल्फा बन गया। दोबारा सुन लो, आर यस। क्रॉस एफ, एफ की जगह पे एम ए की जगह पे आर अल्फा, तो इक्वेशन क्या बन गई, एम आर स्क्वायर अल्फा। एम आर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दोगे, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, आई। तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। सर ठीक ये है, अभी ये पॉइंट किस चीज के लिए? मतलब हमने हर एक चीज को सर्कुलर मोशंस में लेके गए हैं ना, इसी तरीके से जी टॉर्क को भी हमने कंप्लीटली सर्कुलर मोशन में लेके जाना था। तो टॉर्क में आर और एफ हमने अभी तक डिस्कस किया था, ऐसे ही था ना, जी। आर और एफ, हमारे पास क्या था, एफ लीनियर आ रहा था, हमें उसको भी सर्कुलर में लेके जाना था। तो हमने एफ की जगह पे एम ए पुट किया, ए की जगह पे आर अल्फा पुट किया। अब इस इक्वेशन में सारी चीजें सर्कुलर के हिसाब से हैं कि नहीं है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है, अल्फा एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, यस सर। सर आगे जायरोस्कोप नहीं समझाएंगे? इट्स अ थ्योरी थिंग बेटे, वो मैं लास्ट में आपको लेके जाऊंगा। वो गायरोस्कोप जो है ना उसमें वो सिर्फ रोटेशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करा है। एक टॉय गेम है हमारे पास, तो वो आप लोग को मैं एंड में ले जाऊंगा। मैं पहले आपको वो इक्वेशन वाली सेक्शंस करवा दूं। मैंने वेटलेसनेस भी बीच में से स्किप किया है क्योंकि ये थ्योरी टॉपिक है सारा। ठीक है,
जी जो पढ़ रहे होते ना पहले उस पर फोकस रख लिया करो तल्हा भाई। जी छोटे सर। बच्चे नहीं हो 5-6 क्लास के कि सर ये नहीं पढ़ाया या आपने निशान नहीं लगवाए और इस तरह वगैरह। ग्रो अप। अच्छा, डू वी नो दिस डू वी नो दिस इक्वेशन? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, याद है यस हमें? सर, ये पड़ी हुई है। ठीक है, इसको रीअरेंज करो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। मतलब v का स्क्वायर रूट ले लो तो a इंटू आर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। जी सर। सर। हम यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब एक्सेलरेशन हमारे पास किसकी इक्वल होती है? अच्छा, ये इक्वेशन जो है ना उन्होंने आप लोगों को यहाँ पे ड्राइव करके नहीं दिखाई हुई है, उन्होंने इसको बेसिकली इस तरीके से ड्राइव किया है कि F इज इक्वल टू हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r होता है और F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg भी होता है ऐसे। होता है। अगर जी हम इन दोनों को आपस में लिखें तो mv स्क्वायर ओवर r और mg ऐसे बन जाएगा, mm से कैंसिल आउट हो जाएगा और v किसके बराबर आ जाएगा? gr के। ठीक है। Yes. यस सर। अब एक v ये आ गया, एक v ये आ गया, और आगे हम a की वैल्यू भी पुट कर दें तो उन्होंने इन दोनों को आपस में रिलेट करवा दिया। उसने कहा हमारे पास पीछे v की क्वेश्चन क्या आई थी, बताएं जरा। अंडर रूट जी आर और v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है। उसने इन दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करवा दिया। यहाँ से ओमेगा किसकी इक्वल आ गया? जी आर ओवर आर के। अगर हम आर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, यहाँ ये तो आपको पता है ना कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, आर को अंडर रूट आर स्क्वायर लिख दो तो उसका मतलब सेम ही है। जी सर। मैथमेटिकली हम Yes. इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपने अंडर रूट को कॉमन ले लिया, आर आर से कैंसिल आउट हो गया और ओमेगा किसकी इक्वल आ गया? जी ओवर आर के। अब टी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड हमारे पास किसकी इक्वल होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर के इक्वल भी होता है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली 2 पाई एफ के इक्वल होता है और 2 पाई आर के इक्वल भी होता है हमारे पास। इसी क्वेश्चन की डेरिवेशन उन्होंने अभी दिखाई नहीं हुई, मैं आपको ही थोड़ी देर तक करवा देता हूँ कि 2 पाई आर कैसे आता है हमारे पास। अभी रोने मत लग जाना, सिर्फ सब्र कर लो 2 मिनट के लिए। ठीक है, टाइम किसकी इक्वल होता है हमारे पास? v इज इक्वल्स टू टाइम बताए ना किसकी इक्वल होता है हमारे पास? s इज वी इक्वल्स टू एफ वी टी माइनस वी होता आई है ओवर हमारे ए। पास। s इज इक्वल्स टू वी टी होता है। Yes, sir. यहाँ से t जी किसकी इक्वल हो जाएगा? s ओवर v के। जी सर। अगर हम जी सर। रोटेशन सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को शो कर रहा होता है, तो इसकी जगह पे 2 पाई आर लिख सकते हैं हम लोग जी ठीक। ओवर v। यहाँ तक हम लोगों को कंफ्यूजन? नहीं सर। v की जगह पे आर ओमेगा पुट कर दें, ये हो जाएगा। आर आर से कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा हो गया। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? आर ओवर जी, सॉरी जी ओवर आर, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट किसकी इक्वल आ गया? आर ओवर जी की। ठीक। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड की इक्वल होता है, आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो फ्रीक्वेंसी। अब 2 पाई आर एंड 2 पाई एफ मैं आपको बाद में ही बता दूंगा, यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं हो रहा तो इसको अभी हम लोग करते भी नहीं है ताकि आप बिला वजह कंफ्यूज ना हो। डू यू अंडरस्टैंड द इक्वेशंस अप टिल हियर? Yes, sir. यस सर।